हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे पांचवा चैप्टर ज्योग्राफी के क्लास 6 एनसीईआरटी का पांचवा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए शुरू करते हैं क्लास। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं वाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और भी अधिक शब्द बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो बनाइए और कमेंट करिए। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? आइए देखते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। आइए चित्र देखते हैं कि सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए ये महासागर हैं। कौन कौन से हैं? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है। और ये हैं हमारे कॉन्टिनेंट: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और इसमें जो फेमस पर्वत हैं, पर्वत रेंज जिसे माउंटेन रेंज बोलते हैं, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी है यहाँ पे, ये है एटलस अफ्रीका में, यह है भूमध्य सागर, यह है आल्पस यूरोप में है। जो यूराल पर्वत जो है यूरोप, एशिया और यूरोप के बीच में जो पर्वत है उसको यूराल पर्वत बोला जाता है। तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, यह है नील नदी, सहारा मरुस्थल, तो यह है अंटार्कटिका। ठीक है। और ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये आगे चलते हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट समुद्र तल से 8,838 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट। हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। आइए महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से अभी आपने देखा। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया। कितने महाद्वीप हैं कुल? 7 हैं, इसको याद रखिएगा। कुल 7 महाद्वीप हैं। प्रमुख महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आपने अभी ये चित्र देखा, इसी के बारे में बताया जा रहा है। मुख्य 7 महाद्वीप कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। और महासागर कितने हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर 2 हो गए, ये अटलांटिक महासागर 3 हो गए, आर्कटिक 4 महासागर हैं। एक इधर भी है, ब्यूफोर्ट सी नाम से है, लेकिन हाँ ये उत्तरी और दक्षिणी में बांटा गया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है। ये एक ही है, ये प्रशांत महासागर दोनों तरफ एक ही है। देखिए ये पर्वत भी आपको याद रखना है, ये कभी कभी मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। ड्रैकेंसबर्ग, एटलस, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्पस, ये है देखिए भूमध्य सागर यहाँ पे है, ये है यूराल पर्वत, हिमालयन पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो समझ में आ गया। आइए अब इसमें देखते हैं एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में दिया, महाद्वीपों के बारे में अलग अलग जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, आइए अब इसको पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, जो कि यूराल पर्वत से एक दूसरे को अलग एशिया और यूरोप को अलग करता है, जो है यूराल पर्वत। यूरोप एशिया से बहुत बड़ा है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अभी आपने देखा है चित्र, आपको मैंने दिखाया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। को देखिए, चित्र भी जो मैंने आपको दिखाया वही देखने के लिए बोल रहे हैं, को देखिए आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ये तो आपने देखा है, आइए फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये जिनकी बात कर रहे हैं ये है कर्क रेखा,
विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ठीक, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब आइए उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिससे पनामा जल संधि कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है जल संधि। जल संधि वो होती है जो स्थल संधि, देखिए यहाँ पे स्थल संधि दिया है जो एक संकरे स्थल से दो देशों को जोड़ता है, दो स्थानों को जोड़ता है, वो जल संधि होती है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जो ये छोटी सी ये पतली संकरी सी भूमि द्वारा जुड़ा है, यह स्थल संधि कहलाती है। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये देखिए ये जोड़ रहा है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। और इधर देखिए ये है जल संधि। स्थल संधि और जल संधि में अंतर यही है कि स्थल संधि जो है स्थल द्वारा जुड़ा होता है और जल संधि जो होता है जल संधि द्वारा। जैसे कि श्रीलंका और भारत जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। जल संधि पानी का संकरा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। आप करके आप कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर देंगे। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये देखते हैं क्या है। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात कर रहा है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अब आइए पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत का भी शोध संस्थान है अंटार्कटिका में। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। आइए जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चित्र द्वारा समझाया गया है कि हमारी पृथ्वी पर 97.2% महासागर हैं और हिम चादरों तथा भूगर्भ से संचित जल 2.77 है। पीने योग्य जल हिम चादरों तथा भूगर्भ से संचित जल ये है। पीने योग्य अलवण जल है 2.77%। आइए पढ़ते हैं इसमें जलमंडल में क्या दिया हुआ है।
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। दोस्तों ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बन के आते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि देखिए यहाँ कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका कितने महाद्वीप हैं? कुल 7, 1 2 3 4 5 6 7 और सबसे छोटा क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है इसमें? दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित में के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। यूरोप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है? मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। और आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से जो हिमानियाँ हैं वो पिघल रही हैं। इसकी वजह से आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता कि पानी के लिए युद्ध हो सकता है और पीने की पानी की कमी हो सकती है। अभी तो वाटर बॉटल बिक ही रहे हैं, आने वाले समय में बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएंगे और भी। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, जितना हो नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करिए। हम ही आप लोग हैं जो अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एक्चुअली एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है और अब हमको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है एनवायरनमेंट को। सबसे बड़ी बात तो यही है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर। 5 बड़े महासागर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के अभी आपने जो देखा विश्व का मानचित्र उसी को बार बार रिकमेंड कर रहा है। इसमें चित्र को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदूरित है। यह अनियमित एवं तंदूरित तटरेखा
प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। देखिए ये जो अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा किसे बोलते हैं, ये देखिए ये जो कटे फटे तटरेखाएं हैं इन्हीं को बोला जाता है तदुंतरित तटरेखा। बहुत ज़्यादा कटे फटे हैं, ये पोत निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक मतलब आदर्श स्थिति मानी जाती है। पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरी भाग से जुड़ा है जिससे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल देखिए, वायुमंडल से पहले ये चित्र आप देखिए, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। जो ओजोन की जो परत होती है दोस्तों वो क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच में होती है, यहाँ पे जो कि ब्लू कलर की होती है। और क्षोभमंडल के अंदर ही ये जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ये क्षोभमंडल में उड़ते हैं। समतापमंडल में जो है होते हैं गैस के गुब्बारे उड़ते हैं और रॉकेट छोड़े जाते हैं। मध्यमंडल में भी ये रॉकेट उड़ते हैं। और आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच होते हैं रॉकेट जो यहाँ से पृथ्वी द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी ये कोई लिखा नहीं है, ये गैस से ये परतें दिखती नहीं हैं, लेकिन वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये जो परत होती है, गैसों की परत होती है, ये काल्पनिक है, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो हैं परतें। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। पर्वतारोही एक चित्र दिया गया है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 21% तथा दूसरी और गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्रणालियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता, घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है जलमंडल, ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है। तीनों को दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, और तीनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? ओ सॉरी, ये तीनों को मिलाकर, इन तीनों को वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल को मिलाकर इन तीनों को हम जैव मंडल बोलते हैं। एक्चुअली इसका ऐसे बनता है, ये जो बीच का भाग होता है इसको हम जैव मंडल बोल देते हैं। आइए आगे चलते हैं। ऊपर की ओर जाते समय तापमान भी घट जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है? जल, अभी मैंने आपको जो तीनों मिला के बताया, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को मिलाकर जीवमंडल बनता है। यह स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ मानव जाति रहती है, पशु पक्षी जानवर सब रहते हैं, उसी को हम जीवमंडल बोल देते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। हमें तो लगता है कभी कभी कि मानव जीवन इसलिए ही बनाया गया है कि हम यहाँ पे अन्य जीवों की रक्षा कर सकें, जैसे पशु पक्षी अन्य जितने भी जीव हमारे पृथ्वी पर हैं, इंसानों को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन वो अलग बात है कि अब उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करते, उनको हम ख़त्म करके जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, जो है सो है। कहते हैं आज इंसान सबसे बड़ा जानवर है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर पृथ्वी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आजकल हम पहाड़ों से रोड निकाल रहे हैं, जैसे जो उत्तराखंड में जोशीमठ में भूकंप आया, वहाँ पे दरारें पड़ गई, जो मकान बने हुए थे वो तबाह हो गए। तो यही है कि हम इस समय जो हमारे प्राकृतिक स्थानों पर जो भी विकास हो रहा है उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, या तो फिर अपनी ज़रूरतों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेचुरल ढंग से जीवन व्यतीत करना होगा। नहीं तो हम पृथ्वी पर ही नहीं रहेंगे, तो फिर जब जीवन ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए हमें जो गांधी जी ने का विचार है सादा जीवन उच्च विचार, उसे अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया, और आने वाले समय में बहुत सारे महाद्वीप ऐसे हैं जो अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से जो हमारी हिम पिघल रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी जो महाद्वीप है हमारे, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सिचल्स हो गया, जितने भी द्वीप वाले देश हैं, और हमारा भी जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो
ये जो आइलैंड्स हैं ये डूबने के कगार पे हैं। समझ लीजिए, अगर अब ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं किया गया तो आने वाले समय में जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो डूब सकती हैं। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें हम कपड़े धुल देते हैं, और जितनी भी गंदगी होती है अगर वो समुद्र में जाएगा तो भी जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, नदियों में जाएगा तब भी जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें इनका निस्तारण करना होगा अन्य विधियों के द्वारा। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग, जिसे कहते हैं सतत विकास, मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं, जितना हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, उतना अगर हम लगाएंगे भी तभी हम सतत विकास कर पाएंगे। उपयोग की आवश्यकता है, संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है, और जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही उपयोग करना चाहिए। कहते हैं ना कि गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पर मानव जीवन को गुजारने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने लालच को कंट्रोल करिए और पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों को रहने का और जीने का अवसर प्राप्त करिए। ये हम सबका दायित्व है। संतुलन बना रहे मानव जीवन और प्रकृति का। निम्नलिखित प्रश्न, अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों, और इन जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक एक लाइन में कमेंट में आंसर देना है। आप कभी भी ये वीडियो देखिए, आप जब भी देखिए, लेकिन क्वेश्चन का जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं एक लाइन में या तो आप अपने पेज पे लिख लीजिए, और आप चाहें तो एक एक लाइन का आंसर है इनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं सारे लिख सकते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? 4 परिमंडल के नाम बताने हैं कौन कौन से हैं, बस आपको नाम लिखना है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप में के नाम बताइए, कितने महाद्वीप हैं? कुछ 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। वायुमंडल कौन कौन से हैं जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए, कितनी परतें हैं? वैसे तो 5 हैं। नाम बताइए। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बताना। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है। और देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, इसका भी आंसर, इसका तो आपको आंसर देना ही देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका देना ही देना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये कौन सी है? यूराल। अभी मैं इसका आंसर बता रही हूँ, लेकिन आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर खुद से पोस्ट करना है लिखकर, ताकि आपको याद रहे। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कैसे से जुड़ा हुआ है? स्थल संधि द्वारा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये 1%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? स्थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल के इसके फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त। महासागर का नाम एक देश के नाम पर है, हिंद महासागर, जो कि भारत के नाम पर हिंद महासागर है। स्थल जल एवं हवा को सीमित भाग को जीवन के लिए सहायक है। जीवन मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। और इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएं। जितनी बार आप सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, उतना ही आपको याद होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है,
आई होप आपको पसंद आए, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं पीपीटी तैयार कर रही हूँ, और आने वाले समय में मैं 1,000 का प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। जितने भी जीएस सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हो, मिडीवल हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, सबका मैं 1,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ, जिससे आपका रिवीजन होगा। आप सुनेंगे कानों से, देखेंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा है, प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।